बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, ज़ेरे नज़र मौज़ू तो ये है कि पीटीआई का इन्हिसार, सारे का सारा इन्हिसार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पर क्यों है, जिसे अवाम ने इलेक्ट्रॉनिक धांधली का कारखाना करार दिया है। लेकिन इससे पहले कल पेश आने वाले वाक़े पर कुछ बात करना चाहता हूँ कि पाकिस्तानी तारीख़ का बहुत ही अफसोसनाक दिन था जब 4 सहाफ़ियों ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी दरख्वास्त पिटीशन वापस ले ली, ये कहते हुए कि हम अब ये मुकदमा खुदा की अदालत को, अल्लाह मियाँ की अदालत को भेज रहे हैं, वही फ़ैसला करेगा। ये गोया कि एक किस्म का इन सहाफ़ियों की तरफ से अदम एतमाद था। एक सहाफ़ी ने ये भी कहा कि मुझे इस अदलिया से, इस बेंच से कोई उम्मीद नहीं है। ये पिटीशन थी सहाफ़ियों को लापता करने के ख़िलाफ़ और उनके अगवा और उन पर तशद्दुद के वाक़यात के ख़िलाफ़ ये 4 सहाफ़ियों की तरफ से पेश की गई थी। असद तूर, क़य्यूम सिद्दीकी, इमरान शफ़क़त, आमिर मीर की तरफ से। ये चारों सीनियर सहाफ़ी हैं और इनके साथ जो कुछ हुआ वो आपके इल्म में है। तो इन्होंने एक अपील की थी और जिस पर जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने ख़ुद नोटिस लिया था और एफ़आईए को तलब कर लिया था, दीगर हुकाम को भी तलब कर लिया था और सहाफ़ी हलकों में ये उम्मीद पैदा हो गई थी कि हुकूमत को कोई मुनासिब अहकामात दिए जाएंगे ताकि ये सिलसिला रुक सके। सहाफ़ियों को अगवा करने का, लापता करने का, घरों में घुसकर उन्हें मारने का, यहाँ तक कि बहुत सारे सहाफ़ी पिछले 3 बरसों में हिलाक भी कर दिए गए और जिनमें सबसे ज़्यादा तादाद बलूचिस्तान की है, जिसकी पाकिस्तान में इस वक्त कोई आवाज़ ही नहीं है और ना कोई बलूचिस्तान के हक़ में बोलता है। तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने, दूसरे जजों ने एक बेंच बनाकर काज़ी फ़ाइज़ ईसा का ये ख़ुद नोटिस ख़त्म कर दिया और एक मरतबा तो ये आर्डर भी कर दिया कि ये जो पिटीशन्स है ये डिस्पोज ऑफ हो गई हैं। जब जो भी उनका ये टेक्निकल नाम है उसका मतलब यही था कि ये मामला ख़त्म हो गया है। लेकिन फिर बाद में उन्होंने इस पिटीशन की दोबारा समाअत का ऐलान किया, जिस पर चारों सहाफ़ियों ने ये फ़िक्रे कहे कि हमें एतमाद नहीं है और हम अपना केस अल्लाह ताला की अदालत में पेश करते हैं। नाज़रीन, ये केस जो है अब चलेगा इन सहाफ़ियों की मौजूदगी के बगैर, लेकिन इस केस की क्या अहमियत होगी और उसके क्या फ़ैसला आएगा, ये बहुत से लोग पहले ही अंदाज़ा लगा चुके हैं। और जो एक अफसोसनाक मामला है और ये मामला जो है ये पूरी दुनिया के नोटिस में है। पूरी दुनिया की मीडिया टीमें, मीडिया हल्के, बल्कि सरकारी और सिफारती हल्के भी इस मामले को वाच कर रहे हैं। और इन सहाफ़ियों का मुतालबा क्या था, सिर्फ ये है कि हमें सच लिखने की इजाज़त दी जाए, हमें लापता न किया जाए, हमें घरों में घुसकर मारा न जाए, हमें कत्ल न किया जाए। इन मुतालबात में कोई भी नाजायज़ मुतालबा नहीं है, लेकिन रियासत इन मुतालबात के रस्ते में रुकावट डाल रही है और इन सहाफ़ियों को धमकियाँ भी मिल रही हैं। तो ये पाकिस्तानी तारीख़ का, अदलिया की तारीख़ का एक बहुत ही दुखी और गमनाक दिन है जो कल गुज़रा। और नाज़रीन, पिछले 3-4 बरसों से जो कुछ इस मुल्क में फ़ैसले हुए हैं उसकी वजह से अवामुन नास, यानी किसी राह चलते आदमी से भी आप पूछ लीजिए तो वो जो रिमार्क्स देगा वो अच्छे नहीं होंगे। तो अदलिया का वक़ार अगर कायम ना रहे किसी मुल्क में तो फिर उस पर यही कहा जा सकता है कि फिर बाकी क्या रह जाता है। अल्लाह करे हमारे जजों को इस तरह की जुर्रत दे जो वो सही फ़ैसले कर सकें, क्योंकि ज़मीर की अदालत, अल्लाह ताला की अदालत एक ही चीज़ के 2 नाम है। क्योंकि जो ज़मीर का मुजरिम है वो अल्लाह ताला का मुजरिम है और जो ज़मीर की बात नहीं सुनता वो दरअसल ये कह रहा होता है कि मैं अल्लाह ताला को नहीं मानता, अल्लाह ताला की निज़ाम को नहीं मानता, जज़ा और सज़ा के निज़ाम को मैं नहीं मानता, अल्लाह ताला की मशीयत को मैं नहीं मानता। तो ज़मीर की आवाज़ पर फ़ैसले करना वक्त की ज़रूरत है, वक्त की नहीं, ये हर वक्त की, हर दौर की ज़रूरत है। और पाकिस्तान में जो पिछले 72 साल से तबाही और बर्बादी का जो खेल खेला जा रहा है और जिसमें पिछले 4 बरसों से बहुत शिद्दत आ गई है, उसकी एक अहम वजह ये भी है कि हमारे यहाँ इस तरह के जज पैदा होते रहे जिनको बाद में तारीख़ गाली के तौर पर उनका नाम लिखती है, जैसे जस्टिस मुनीर। और किसी दौर में भी जस्टिस मुनीर की कमी पाकिस्तान ने पूरी, अगरचे हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान में जस्टिस फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस शौकत सिद्दीकी, जस्टिस बदियुज़्ज़मा केकाउस और इस तरह के बहुत सारे जस्टिस दुर्राब पटेल, ये इस तरह के जज हैं जो अदलिया के और इंसाफ के सर का ताज है, ये भी पैदा हुए हैं। लेकिन ज़ाहिर है ये इनकी तादाद जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान एक ऐसे बहरान का शिकार हो गया जिसमें पहली मरतबा लोग ये कह रहे हैं कि हम अपना केस अल्लाह ताला की अदालत में भेजेंगे। नाज़रीन, ये जो पीटीआई बहुत ज़ोर लगा रही है
الیکٹرانک دھاندلی کی مشینوں کا، تو اس کے پیچھے ایک بات جو سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ مقتدرہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ 2018 میں جو کچھ اس نے کیا تھا اب وہ کچھ نہیں کرے گی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں اوپر سے لے کر نیچے تک اس بات پر شدید دکھ پایا جاتا ہے، اور بہت ان کو ایک قسم کا شاک ہے کہ پورے ملک میں جو باتیں ہو رہی ہیں، ظاہر ہے جو بتانے کے دہرانے کے قابل نہیں ہے، اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں اور ہر طرح کی ذمہ داری ان پر ڈالی جا رہی ہے، تو یہ ان کا قطعی فیصلہ ہے کہ اب وہ سب کچھ نہیں کریں گے جو 2018 میں انہوں نے کیا، یعنی وہ رات کو RTS کو بٹھا دینا، اس کو بند کر دینا، اور دوسرے وہ بہت سارے کام جو الیکشن سے پہلے بھی کیے جاتے رہے اور الیکشنز کے بعد بھی کیے جاتے رہے اور جس کے لیے ثاقب نثار وغیرہ کو بھی استعمال کیا گیا، وہ سارے کام اب نہیں ہوں گے۔ چنانچہ عمران خان کا سارا انحصار اس بات پر ہے، اور اسے بتا دیا گیا ہے کہ جو کچھ کرنا ہے تم نے ان مشینوں کی مدد سے کرنا ہے۔ یہاں اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ الیکشن تو عمران خان نہیں کرائے گا، الیکشن تو نگران حکومت کرائے گی، تو کیا وہ نگران حکومت PTI کی ہوگی؟ کیونکہ عمران خان کو یہ کہا گیا ہے کہ اب تم نے جو بھی واردات ڈالنی ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے ذریعے ہی ڈالنی ہے، اور اس میں ٹیکنیکلی ساری باتیں سامنے آ گئی ہیں کہ ایک ذرا سا رد و بدل کرنا ہے اور سیٹوں کے نتیجے جو ہیں وہ فنڈامنٹلی چینج ہو جائیں گے، جو پارٹی جیت گئی تھی اسے ہرا دیا جائے گا، جو جس پارٹی کو کوئی سیٹ نہیں ملے گی اس کو سیٹیں دلوا دی جائیں گی۔ تو بظاہر تو یہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت ہی الیکشن کرائے، الیکشن نگران حکومت کرائے گی، اور نگران حکومت میں اگر PTI سے وابستہ لوگ ثاقب نثار جیسے آ گئے تو پھر یوں سمجھا جائے گا کہ یہ نگران حکومت نہیں ہے، یہ PTI کی حکومت ہے۔ 2018 میں بھی کچھ اسی طرح کا معاملہ تھا، جب نگران حکومتیں قائم کی گئی تھی تو وہ اصل میں PTI کے لوگ تھے، مثلا جیسا کہ پنجاب میں ایک حسن عسکری نامی پروفیسر کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا، تو اس نے مسلم لیگی کارکنوں کے گھروں میں پولیس کے ذریعے کھڑکی توڑ آپریشن کروا کے چادر اور چار دیواری کی پامالی کا ایسا سلسلہ شروع کیا کہ لوگ غلام مصطفیٰ کھر کو بھول گئے۔ یہ آدمی جس کا میں نے نام لیا خود کو ماہر تعلیم کہتا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اس نے تعلیم اس کے پاس سے چھو کر بھی نہیں گزری، جس طرح کا کردار اس نے غلیظ کردار اس نے ادا کیا نگران حکومت کے دور میں، تو اسی طرح کی نگران حکومت اگر آئے گی۔ لیکن اس میں یہ بھی ہے کہ یہ بھی تقریباً طے ہے کہ الیکشن میں PTI کو دوبارہ موقع نہیں ملنے والا، کسی اور پارٹی کو لایا جائے گا، یہ میں بہت مرتبہ اپنی ولاگز میں بتا چکا ہوں، اور اسی وجہ سے یہ ایک مسٹیریس رویہ پیپلز پارٹی کا نظر آ رہا ہے کہ وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے مسئلے پر تقریباً خاموش ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے یہ یقین دلا دیا گیا ہے یا یہ چارہ ڈالا گیا ہے، دانہ ڈالا گیا ہے کہ یہ مشین آپ کے لیے آ رہی ہے اور یہ آپ کو جتوائے گی۔ اسی وجہ سے PTI اور جماعت اسلامی بھی الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور انتخابی اصلاحات کے مسئلے پر حکومت کی ہم نوا نظر آتی ہیں، اور یہ دانہ ان کو ڈالا گیا ہے۔ ظاہر مقصد ایک ہی ہے کہ نواز شریف کو یہ حکومت نہیں دینی، کیونکہ رپورٹیں جتنی بھی ہیں جو مقتدر حلقوں کے پاس ہیں، جو حکومت کے پاس ہیں، جو انٹیلیجنس اداروں کے پاس ہے، سول انٹیلیجنس اداروں کے پاس ہے، اور جو مختلف TV چینلز نے اپنے محدود ذرائع سے مختلف شہروں کے جو سروے کرائے ہیں، ان میں یہ ہے کہ پنجاب میں مسلم لیگ نون بلا شرکت غیر الیکشن جیتے گی، چاہے نواز شریف پاکستان آئیں چاہے نہ آئیں۔ تو پھر یہ روکنے کا ایک ہی رستہ ہے، اور وہ ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین، سارا انحصار اب اس پر ہے۔ تو اب اس میں یعنی اپوزیشن جو اب صرف 2 جماعتوں کا نام رہ گئی ہے، یعنی جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان اور مسلم لیگ نواز شریف، یہ 2 پارٹیوں کا نام اپوزیشن رہ گئی، باقی چند ایک پارٹیاں چھوٹی سندھ اور بلوچستان اور پختونخوا کی قوم پرست پارٹیاں ان کے ساتھ ہیں، لیکن ظاہر ہے ان قوم پرست پارٹیوں کی افرادی قوت پنجاب اور کراچی میں اگر مظاہرے کیے جائیں تو بہت کم ہو گئی، وہ صرف پشاور اور کوئٹہ میں ان کی تقویت کا باعث بن سکتی ہیں، باقی ملک میں نہیں۔ تو عملاً یہ 2 جماعتیں رہ گئی ہیں۔ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اب خود اس کے اپنے ووٹر جو ہے وہ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ پیپلز پارٹی کا کردار وہ نہیں ہے جو اس کا ماضی میں رہا ہے، اور یہ پوزیشن یہ بات نہیں ہے۔ کراچی میں جو PDM کا جلسہ ہوا ہے اس سے پریشانی کی لہر اوپر سے نیچے تک ہر جگہ دوڑی ہے، ہر جگہ چہ میں گوئیاں ہو رہی ہیں، ایک پریشانی کی فضا ہے، اور پیپلز پارٹی اس سے خاص طور پر پریشان ہے۔ مثلاً آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ اگر کل 2 وفاقی وزیروں فواد اور شیخ رشید نے اس طرح کی اطلاع دی کہ شہباز شریف نے اگر
सरगर्म होने की कोशिश की तो याद रखें उनके खिलाफ फैसले आने वाले हैं। इसका मतलब ये है कि नैब के जावेद इकबाल साहब को और नैब की अदलिया को ये हदायत दे दी गई हैं कि आपने फ़लाँ फैसला फ़लाँ वक्त सुना देना है अगर शहबाज शरीफ एक्टिव होते हैं। और शहबाज शरीफ मेरा नहीं ख्याल कि वो एक्टिव होंगे, क्योंकि उनकी जो कराची में के जलसे में तकरीर थी वो बदस्तूर ढीली ढाली तकरीर थी। वो मौजूदा हुकूमत पर सख्त तनकीद के चंद एक फ़िक्रे कहने के अलावा उन्होंने ज़्यादा वक्त ये बताने पर गुजारा कि उनकी हुकूमत ने, नवाज शरीफ की हुकूमत ने बिजली का मसला हल किया, लोड शेडिंग ख़त्म की और कराची में अमन कायम किया। ये बातें बतानी गलत नहीं थी, ठीक बातें थी, लेकिन ये कोई इंतखाबी जलसा नहीं था, ये एजिटेशनल पॉलिटिक्स का जलसा था। इसमें हुकूमत के, जो मौजूदा हुकूमत के कारनामे हैं उन पर रोशनी डाली जानी ज़्यादा बेहतर थी, जिस तरह के मौलाना फजल रहमान ने अपनी मुख्तसर तकरीर में बात की। तो शहबाज शरीफ कुछ ज़्यादा एक्टिव किरदार अदा करते नज़र नहीं आते, लेकिन इतला ये है जो आपको मिल चुकी है मेरे इलाक़ के ज़रिए भी और दूसरे कुछ हलकों के ज़रिए भी, कि नवाज शरीफ ने वापसी का हतमी फ़ैसला कर लिया है और वो अगले चंद महीनों में यानी साल ख़त्म होने से पहले पहले हो सकता है 2 महीनों के अंदर अंदर वो पाकिस्तान वापस आएंगे। और उनका पाकिस्तान वापस आना इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मंसूबे के लिए तबाहकुन एक फ़ैसला साबित होगा। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह नाज़रीन ये पाकिस्तान में ये एक मखसूस मजहबी हल्का सरगर्म है, टेक्स्ट बुक से वो जिसने ये अल्फाज निकलवाए हैं, हर किताब से ख़ातमुन नबीय्यीन के और ख़त्म नबूवत के अल्फाज निकाल दिए हैं और अंग्रेज़ी किताबों में जहाँ लास्ट प्रॉफिट लिखा हुआ है वहाँ लास्ट का लफ्ज़ भी हटा दिया है। तो उस हल्के की जो उम्मीदें थी और जो प्लानिंग थी वो अफ़गानिस्तान में तालिबान की आमद की वजह से मद्धम पड़ गई हैं, बल्कि कुमला गई हैं उनकी तमन्नाएँ। और ये एक बड़ी ताईद गैबी है पाकिस्तान के मजहबी हल्कों के लिए, अगरचे हम लोग तालिबान की हुकूमत को आइडियल नहीं समझते, क्योंकि वो आमरीत के दिलदादा हैं और उसमें पार्लिमानी जमहूरियत का अभी तक उन्होंने कबूलियत का इकरार नहीं किया। अगरचे वो ये कहते हैं कि वो एक वसी तर हुकूमत बनाएंगे, लेकिन अमलन नज़र नहीं आ रहा। अमलन ये है कि वो सिर्फ अपनी हुकूमत बनाएंगे। बहरहाल जो भी ये अफ़गानिस्तान का दाखिली मसला है, हम उन्हें मशवरा दे सकते हैं, मुदाखलत नहीं कर सकते। तो बहरहाल तालिबान के आने से इन हलकों की हौसला शिकनी हुई है और उनके ख्वाब जो है किसी हद तक बिखर गए हैं। इसी तरह नवाज शरीफ के आने से जो EMV का चक्कर है, जो साजिश है, जो कॉन्स्पिरेसी चल रही है, बड़े एक वसी तर ग्रांड घपला करने की जो साजिश हो रही है, इस साजिश को बहुत नुकसान पहुँचेगा। नवाज शरीफ का जेल के अंदर होना इनके लिए ज़्यादा मुसीबत का बायस होगा। तो अब PDM ने जलसों का ऐलान किया है, अगरचे जलसों का वक्फा ठीक नहीं है हमारे ख्याल में, 3 हफ्तों के बाद एक जलसा ये तो नाकाफ़ी है, लेकिन इतला ये है कि ये बड़े जलसों के दरमियान वक्फा होगा, लेकिन छोटी सतह पर जलसों का फ़ैसला कर लिया गया, जिसका ऐलान कुछ दिनों तक हो जाएगा। और ये इतला भी अगरचे गैर मुसद्दक़ा है कि मरीम नवाज़ भी कुछ जलसे करेंगी, इसकी तस्दीक नहीं हो सकी। बज़ाहिर लगता है कि मरीम नवाज़ अभी कुछ अरसा खामोश रहेंगी, लेकिन बाज़ हल्कों ने जिनकी तरफ मैंने इशारा किया उनकी मुसद्दक़ा इतला है या नहीं अभी पता नहीं। उनका कहना है कि मरीम इन जलसों से खिताब करेंगी और जो रोड मार्च होगा वो लॉन्ग मार्च होगा, और लॉन्ग मार्च जो होगा वो सिर्फ इस्लामाबाद पहुंचकर जलसे के इनेकाद के साथ ख़त्म नहीं हो जाएगा। खुलासा ये है कि अपोजिशन की फ़ज़ा के लिए बहुत सारे साजगार पहलू आ गए हैं और ये इमरान खान का जाना भी तय हो चुका है, लेकिन इसमें शहबाज शरीफ की तरफ से कोई गड़बड़ हो सकती है। उनकी हिकमत अमली की वजह से वो कन्फ्यूज़ हैं और उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा वो क्या करें। वो डर रहे हैं, गिरफ़्तार होने से बहुत बुरी तरह खौफज़दा हैं, लेकिन गिरफ़्तार तो उन्हें होना ही पड़ेगा अगर उन्हें मुस्लिम लीग और पाकिस्तान का और अवाम का ख्याल है। ये लीडरों को गिरफ़्तार माजी में भी हमने देखा है, गिरफ़्तार होते हुए गिरफ़्तारी के बाद एक नतीजा निकलता है। भुट्टो के ख़िलाफ़ जब तहरीक चली थी तो PDM की पूरी क़यादत गिरफ़्तार हो गई थी और कई महीने बंद रही थी, और वहाँ उनको उस ज़माने में जेलों के अंदर AC वगैरह का कोई तसव्वुर नहीं था। तो ये सूरत हाल थी जिसमें उन्होंने कुर्बानियाँ दी। और अगर आप डरते हैं जेल से तो ठीक है, ये आपका बिल्कुल हक़ है कि आप जेल ना जाएँ, लेकिन फिर आपको सियासत से भी एक तरफ हो जाना चाहिए ताकि सत्ते खैरा आपकी तरफ लिखी जाए। नाज़रीन, इसी पर खुदा हाफ़िज़।